जी आप लोग आइए पेज नंबर 581 पे, पेज 581 पे आइए। पहुंच गए जी? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर है, और इसके अंदर अगर हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग और वेरिएंस का सवाल अगर मिक्स होकर आ जाए तो फिर उसको कैसे लेके चलना है, ये इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही लेकर चलनी है, बस फार्मूला के अंदर एक दो फिगर्स होंगी जो कि आपको यहाँ से उठाकर तो लेके जानी पड़ेंगी। वो किस तरीके से है वो देख लेते हैं। Sayara Pakistan Limited manufactures and sells a single product Zeta. The product passes through two processes before transferring to warehouse for sale. Following data pertains to process 1 for the month of August 2020. Standard cost की information है जी। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है जी 1 kg एट ₹75। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है जी 1.2 आवर्स एट ₹40 पर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं जी 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर बजटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स। 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर वेरिएबल। तो यहाँ से हम वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स को बाइफरकेट भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 20 उसने दे दिया। डायरेक्ट मटेरियल इशूड है जी 75 पर केजी के हिसाब से 6750 और 85 पर केजी के हिसाब से 11475। तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट मटेरियल हमने परचेज करके आगे इशू किया है वो दो डिफरेंट रेट्स पे है। ओके यार क्या हो गया, वो गलत हुआ है? नहीं कोई मसला हुआ है? अच्छा सॉरी, वापस दोबारा से शुरू करें। ओके, सयारा पाकिस्तान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट जीटा। द प्रोडक्ट passes through two processes before transferring to warehouse for sale. 1.0 पे खुद ही क्या है 1.0 पे। फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू प्रोसेस 1। स्टैंडर्ड डाटा आपके पास है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट और फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट उसने आपको दे दी है 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर आर। लेकिन ये फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है। अलहदा करने का तरीका आगे मौजूद है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर बजटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स। 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर वेरिएबल। तो 40% वेरिएबल है, बकाया 60% फिक्स्ड है। तो देख लेते हैं इनका करना क्या है। एक्चुअल डाटा की बात कर रहा है। डायरेक्ट मटेरियल 75 पे इशू हुआ 6750 और 85 पे इशू हुआ 11475। इसका मतलब है दो डिफरेंट रेट्स पे इशू हुआ। तो देख लेते हैं अभी सवाल किस मेथड पे है, क्या हम इनको एवरेज आउट कर सकते हैं, इनको लदा लेके चलना है। डायरेक्ट लेबर पेड फॉर 2,35,000 घंटे, वैल्यू आ गई, वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। तो हमारे पास एक्चुअल डाटा अलग-अलग आ गया। ले जी, यहां से अब प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स होने लगी है साथ। Direct material is added at the beginning of the process. Conversion costs are incurred evenly throughout the process. Losses up to 7% of the input are considered as normal. However, losses are determined at the time of inspection, which takes place when product is 75% complete. मेरे ख्याल में कोई भी बात यहाँ पे आपके लिए नई नहीं है, सब आपको पता है कि लॉसेस 75% पे आइडेंटिफाई होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन ऑब्वियसली वेरिएंस के साथ इसको लिंक कैसे करना है वो भी आपको नहीं पता। During the month, 2,25,000 kg of direct material was issued to process 1 and 2 लाख units were transferred to process 2. इस महीने में 2,25,000 kg डायरेक्ट मटेरियल के इशू हुए और 2 लाख जो है वो कंप्लीट हुए। बाकी 25,000 किधर गए? ऑब्वियसली कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा, कोई नॉर्मल लॉस होगा, कोई एबनॉर्मल लॉस होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस वर 25,000 यूनिट्स एंड 35,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। बता दिया कि ओपनिंग WIP 25 है और क्लोजिंग 35 है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 80% और क्लोजिंग 60%। मुझे बताइए लॉस में किसको कंसिडर करेंगे? ओपनिंग को करेंगे लॉस में कंसिडर? क्यों? वो ऑलरेडी वो स्टेज क्रॉस कर चुका है। और क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को कंसिडर करेंगे? वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है वहां पे। ठीक है। 10% ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स वर आइडल ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन बट फुली पेड। जितने ऊपर आपको डायरेक्ट लेबर आवर दिए गए हैं इसका 10% आइडल है। अच्छा सॉरी, मैं गलत बोल गया हूं, पता नहीं 235 के अंदर आइडल शामिल है कि नहीं।
ये जो ऊपर एक्चुअल डाटा में 2,35,000 घंटे दिए हैं, इसके अंदर आइडल शामिल है कि नहीं? शामिल है। कैसे पता है आपको शामिल है? लिखा हुआ है भाई, डायरेक्ट लेबर पेड फॉर। तो सर पे अगर किया है तो पे तो आइडल टाइम मिलाकर किया ना भाई। तो इसका मतलब है कि 10% जो है वो इसमें से हमें निकालने पड़ेंगे, तो फिर हमारे पास वर्कड आवर्स आएंगे। एसएल यूजेस फाइफो मेथड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ले जी, पता लग गया। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पता नहीं बनानी है कि नहीं बनानी, उसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को तोड़ना पड़ेगा। ले जी, सारे वेरिएंसेस और रिकंसिलिएशन ऑफ बजटेड विद एक्चुअल। जी मेरे भाई, कैसे लेके चले सवाल को? करना क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम क्या है ये? इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये जो हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग का डाटा इसने सारा इन्वॉल्व कर दिया है, इससे फर्क क्या पड़ेगा? मटेरियल जो लेना है वो प्रोसेस कॉस्टिंग से गुजर के वेरिएंस। चले मेरे ख्याल में शुरू करते हैं सवाल। हम वेरिएंस के फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं, फिर शायद देखते हैं कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। तो फिर जहां पे फंसेंगे ना वहां पे फिर बात समझते हैं। पास्ट पेपर नंबर 2 और ये वेरिएंस एनालिसिस का है जी। सबसे पहले कौन सा वेरिएंस है भाई? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला लिखवा दें। मुझे उम्मीद है फॉर्मूला तब आपको याद होंगे। आपकी मुस्कुराहटें बहुत कुछ बता रही हैं जी। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाई बाय जी। सवाल में मुझे यह बताइए कि एक्चुअल क्वांटिटी है कितनी जो यूज हुई है? कहीं आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही? कहीं ना कहीं तो नजर आ रही होगी भाई। ये जो लिखा है ड्यूरिंग द मंथ 2,25,000 kg ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वाज इश्यूड टू प्रोसेस 1, ये क्या चीज है मेरे भाई? क्या ये क्वांटिटी यूज नहीं है? क्या इसको क्वांटिटी यूज नहीं बोलेंगे? 2,25 इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है ना 2,25 इस्तेमाल, इश्यू हुआ है ना 2,25, तो हमारी तरफ से तो 2,25 गया। तो इसका मतलब है 2,25 यही तो है एक्चुअल क्वांटिटी यूज। किस बात की कंफ्यूजन है? पहले जो सवाल करते थे यही करते थे, इतनी क्वांटिटी इश्यू ही तो आज भी हुई, इस चीज गिवन है, आज क्यों कंफ्यूज हो गए? नहीं 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 बोले। वो तो बात की बात है, मैं तो भी बात बता रहा हूं कि जितनी क्वांटिटी इस्तेमाल हुई, क्वांटिटी तो 25 यूज हुई। आज तक यही देखते आए हम। क्या ख्याल है? यही देखते हैं ना वेरिएंस के सवालों में कि जितनी क्वांटिटी इशू हुई है वही यहां पे हम लिखते थे। तो आपके पास गिवन तो है, तो देखें 2,25 आ गया इधर। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है भाई? स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 75। अब यहां पर आ जाए। अब यहां पर ना एक छोटा सा इशू आ गया। एक्चुअल रेट मेरे पास दो है, 75 और 85। क्या करूं? तो 5 है, क्या करूं? और टोटल वैल्यूज करने खुदा के बंदे, टोटल वैल्यू करने, करवाएं टोटल, दोनों का टोटल करवाएं। 6,750,000 प्लस, ले जी ये टोटल कॉस्ट है। आप कॉस्ट ही टोटल करते हैं बस। किस झंझट में पढ़ रहे हैं आप? क्या ख्याल है, किस झंझट में पढ़ रहे हैं आप? तो बताइए जी, सॉल्व करके क्या आंसर आता है? 13 लाख। मेरे भाई ने तो कसम खाई हुई है कभी अच्छा तरीन जवाब देना ही नहीं है, हमेशा बदतरीन जवाब ही देगा। 13,50,000 एडवर्स। नहीं है, ऐसा से नहीं होगा ये। सर कहां का रहने वाला है? ये सारे एक जैसे वही से ही आते हैं। ओके, तुम्हारा पड़ोसी तो नहीं है वहां पे हमसाया? अच्छा हमसाया तो वो होगा। अच्छा अच्छा सॉरी, वो होगा वो। अब तुम लोगों की तो नौकरियां पक्की हैं भाई। इसके बाद है जी मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस। हाँ, अब यहां पे जरा गौर फरमाना है, मुझे फॉर्मूला लिखवा दें। ओए लिखवाएं फॉर्मूला। एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट
माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ले जी, क्वांटिटी का फॉर्मूला आपके सामने है। अब सवाल में आउटपुट किधर है? 2 लाख यूनिट्स। क्या इस 2 लाख को एक्चुअल आउटपुट बोलूं? तो जो क्लोजिंग, अब अच्छा चले, मैंने भाई की बात मान ली, मैंने भाई की, जरा सुन ले, 2 मिनट सुन ले, मैंने भाई की बात मान ली और मैंने कह दिया एक्चुअल आउटपुट मेरी 2 लाख है। इसका मतलब यह है कि 2 लाख यूनिट पे जितना बनना, जितना मटेरियल लगना चाहिए था वो, और 2 लाख पे जितना लग गया, यही होता है ना क्वांटिटी वेरिएंस, कि 2 लाख पे जितना लगना चाहिए था और जितना लग गया। सर यहां पे मैं लिख रहा हूं 225, ऐसे ही है, यहां पे मैं 225 लिख रहा हूं। मुझे बताइए क्या ये जो 225 है, ये 225 2 लाख पे लगा या और भी किसी चीज पे लगा है? जरा गौर करके बताएं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में भी तो लगा है मेरे दोस्त, और हो सकता है सवाल में अब नॉर्मल लॉस है उस पे भी लगाओ, हो सकता है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे इस महीने में जितना बकाया काम होना था उस पे भी लगाओ। कुछ बात समझ आनी शुरू हुई? हो सकता है ना। तो अगर मैं यहां पे सिर्फ अपनी फिनिश गुड्स 2 लाख को इसके साथ कंपेयर कर दूंगा तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि ये 225 सिर्फ 2 लाख पे नहीं लगा, ये तो कुछ और पे भी लगा है। और वो कुछ और क्या हो सकते हैं? वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, वो नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का जो बकाया काम इस पीरियड में हुआ वो भी हो सकता है कि नहीं? तो सर ये बातें कहां से पता लगेंगी? नहीं नहीं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, वहां पे हम क्या निकालते हैं? यही तो सब कुछ निकालते हैं। तो कुछ हिंट मिलना शुरू हो गई कि सवाल जब वेरिएंस एनालिसिस का प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ मिक्स होगा तो कैसे, क्या क्या कहां चीज, इस चीज पे फंसेंगे आप आके, तो ये चीज आपको वहां से मिलेगी। बस इतनी सी बात थी, एवं खबर डाली हुई थी। कुछ बात समझ आई? अब जरा हम देखेंगे कि हमारी एक्चुअल आउटपुट क्या है। अब एक्चुअल आउटपुट आपको तो लगता है भाई 2 लाख है, हालांकि 2 लाख नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए ना पहले एक क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या है, ताकि हमारी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट जरा आसान बन जाए। चलिए जी, वर्किंग 1, क्वांटिटी शेड्यूल, इनपुट्स और आउटपुट्स। ये काम मुझे वैसे पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपको पहली दफा सवाल करवा रहा हूं तो इसलिए समझा रहा हूं। बताइए जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? बताइए। 25,000। क्या यूनिट्स प्रोसेस के दौरान कुछ ऐड हुए हैं? बिल्कुल, 2,25,000 एक्चुअल क्वांटिटी यूज आपने लिया तो है, तो असल में ये मटेरियल एडेड ही होते हैं। फिनिश गुड्स में कितनी ट्रांसफर हुई है? 2 लाख। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? नॉर्मल लॉस कितना है? 7%। 7% ऑफ व्हाट मेरे भाई? 7% ऑफ व्हाट? देखिए, सुने सुने, नॉर्मल बात करते हैं। टोटल इनपुट क्वांटिटी है 2.5 लाख। क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को शामिल करना है? नहीं करना, वो तो ऑलरेडी वो स्टेज गुजार चुका हुआ है। क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को शामिल करना है? नहीं, ये तो अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं है। तो इसका 7 क्या 8? 7%। बोलिए। 1,333 13,300 का नॉर्मल लॉस है। अब बताइए, बैलेंसिंग अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन, 235 लॉस ही लग रहा है। कितना है भाई? कितना? 1,700। टोटल 2.5 लाख इधर आ गया और टोटल 2.5 लाख इधर आ गया। लें जी, अब जरा गौर करें, ये जो 2,25,000 का मटेरियल है, प्लीज एक दफा देख लें, ये 225 का मटेरियल इस 2 लाख पे भी लगा, इस 35,000 पे भी कुछ ना कुछ लगा, इसको तो कॉस्ट हम वैसे नहीं देते, और 1,700 पे भी लगा, इन तीनों पे लगा। लगा कि नहीं लगा? तो इसका मतलब है कि अगर आप यहां पे से 2 लाख लिख देंगे तो गलत बात है, अगर 2 जमा 35 जमा 2,36,700 लिख देते हैं तो भी मसला है। ऐसे ही है, क्योंकि, बोले क्योंकि इस 2 लाख के अंदर ये भी तो शामिल है कि नहीं? ये शामिल है, और इस पे तो मटेरियल पिछले महीने में लग चुका हुआ है, याद है?
वही सारी कहानी। फाइफो है तोड़ दें, कॉन्सेप्ट तो वही है, फाइफो है तो तोड़ दें उसको, वही काम करेंगे हम। ये देखिए, वर्किंग टू स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कोई नई बात नहीं है मेरे भाई। मटेरियल, पता नहीं कन्वर्जन का कॉलम कहां पर काम आएगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही, आपको शायद समझ आ रही हो, कुछ दिमाग में शायद घंटियां बनना शुरू हो गई हो, पता नहीं एफिशिएंसी में शायद काम ना आ जाए, पता नहीं, देखते हैं। ले जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, चूंकि फाइफो है तोड़ना पड़ेगा। फिर है यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, फिर सवाल में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है। कितने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? 25,000। क्या इन पे इस महीने में कोई मटेरियल ऐड हुआ? नहीं, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, जितना था सारा पिछले महीने में ऐड हो गया। कितने स्टार्ट हुए और कितने कंप्लीट हुए? बोले 225 में से 25 निकाल दें, 2 लाख। ये तो पूरे के पूरे आएंगे भाई, क्या ख्याल है? मटेरियल के हिसाब से 100% है ना, वही स्टेज ऑफ कंप्लीशन वाली बात। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है जी? हाँ जी, कितना है जी? ये 35 ही आएगा। और एबनॉर्मल लॉस जी? अच्छा हाँ, सॉरी आई एम सॉरी, यू आर राइट। आउटपुट 2 लाख में से 25,000 निकाल लेना, 175 हो गए। यू आर राइट मैन, यू आर राइट। ये 35 और एबनॉर्मल लॉस 1700। हाँ जी, इन 1700 पे मटेरियल सारे का सारा जाया हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल स्टार्ट में ऐड हुआ है, ये 70% पे जाके आइडेंटिफाई हुए हैं, तो सारे का सारा आइडेंटिफाई हो गया होगा। नहीं जी, 1700 बोलिए, बोले। 175 और 35, 211,700 भाई, जबानी समझ आ रहा है, 211,700। अभी कन्वर्जन को बाद में करते हैं, अभी नहीं कर रहे। ओके, 211,700 तो वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। अच्छा, ये 211,700 क्या चीज है? क्या ये एक्चुअल आउटपुट है? क्या ये एक्चुअल आउटपुट है 211,700? एक यूनिट को बनाने के लिए कितने केजी चाहिए? लिखा हुआ है केजी। तो 211,700 क्या है? क्या ये एक्चुअल मेरी आउटपुट बनती है? बोले हाँ, जितने पे मटेरियल लगा ये वही है ना, तो 211,700 ये 1 हो गया। रेट कितना है स्टैंडर्ड? और स्टैंडर्ड रेट 75। बोलिए, कुछ छत नहीं जवाब दे देना। 9,97,500 नहीं मानेगा, नहीं बाज आएगा। ओके मैन, अब वेरिएंस और प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल इकट्ठा है तो मैनेज कर लेंगे। बस इतनी सी बात थी, खत्म हुई बात। जो आखिरी कील रह गया था इस कॉफिन में पेवस्त होना, आज वो भी पेवस्त हो गया। यू मीन टू से फाइनल नेल इन द कॉफिन, ताबूत का आखिरी कील साबित हुआ। बस देखना ये कील कुछ सितंबर के पहले हफ्ते में ना आके ठुक जाए। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो मेरे जैसों के लिए होता है जो पढ़ते नहीं होते थे। फिर सर को मैसेज करते थे अगस्त के महीने में हम लोग, सर इतने लेक्चर मिस हो गए, ये तैयार नहीं किया, तो कोई जुगाड़ बता दें, कोई चैप्टर बता दें जिसको पढ़ के तो हम पास हो जाएं। मैं अपने टीचर आगे से जवाब देते थे, बेटा अगली दफा फिर आ जाना, फिर बताऊंगा। तो मैं भी सोचता हूँ ये जवाब दे दिया करूँ, लेकिन आप तो ऐसे नहीं है। नहीं, आप ऐसे है ही नहीं। आप, मुझे उम्मीद है आप नहीं पूछेंगे ऐसी बात। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे, सारे लेक्चर्स आप लोगों ने लिए हुए। नहीं, हमें ट्रीट नहीं मिलती होती थी, हमें कभी ट्रीट नहीं मिली भाई। चले जी आगे, लेबर वेरिएंस की तरफ चले।
भाई कॉस्ट के जो लास्ट दो पास पेपर है ना, मार्च 22 वाला और सितंबर 22 वाला, वो यूट्यूब पे अभी अपलोड हो गया है। तो अगर आप यूट्यूब पे जाके क्रिश्चियन कॉलेज का जो पेज है वो अपलोड करेंगे तो उसमें आपको ऊपर ही वो 2 लेक्चर नज़र आ जाएंगे। आप उन लोगों को देखें, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है वो आके आप क्लास में मुझे बताइए, अमेरिका बताइए, हम वो डिस्कस कर लेंगे। एक सवाल उसमें से है जो मैंने डिस्कस करना है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग का है, वो डिस्कस करना है इंशाल्लाह, वो कल की क्लास में वो डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल वो आप ज़रूर देख के तो मुझे बताइएगा, अगर उसमें आपको कोई इशू लगता है तो हम वो सवाल क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके ओके जी। फिर है जी लेबर रेट वेरिएंस। ये अमरीका इतना वजर क्यों हुआ है आज? संडे को बुला ली इसलिए परेशान? ये क्यों परेशान है मेरा भाई? लेक्चर सारे लिए हैं, कल मिसिंग है, तैयारी में कोई इशू है? क्या इशू है तैयारी में जी? नहीं, कोई तैयारी में मसला हुआ मेरे भाई को, कोई टेंशन? ठीक है भाई। ओके, लेबर रेट वेरिएंस क्या फॉर्मूला है जी? बोले। एक्चुअल लेबर आर, हाँ हाँ, अल्लाह पूछेगा आप लोगों से, मल्टीप्लाई बाय जी। एक्चुअल लेबर आर पेड सवाल में 2:35 गालिबन गिवन है। स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आर क्या है जी? क्या सवाल में गिवन है? 40। जी मेरे भाई, जी मेरे भाई बोले। 2:35। एक्चुअल क्या है जी? टोटल ही दिया हुआ है तो टोटल ही कर लें, टोटल ही कर लें। बोले 98। बोले जी। तुमने तो कभी अच्छा जवाब देना ही नहीं है, मुझे पता है, डिवर्स ही होना। हाँ भी अमरीका, ये आज फारग हुआ भाई। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर्मूला बताइए। एक्चुअल आउटपुट, ओ तेरी फिर आ गया एक्चुअल आउटपुट जे। ओके भाई, मुझे बताइए एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए? 1.2 लगने चाहिए। अब जरा बात को बड़े ध्यान से समझना आपने, बड़ी जरूरी कॉल थी मेरे भाई, बहुत जरूरी कॉल थी, इस सवाल से जरूरी कॉल थी। एक्चुअल आउटपुट क्या वही यूज कर लें जो ऊपर 2,11,700 है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल लेबर आर वर्क, ये तो आप चले निकाल ही लेंगे किस तरीके से। आप कितने हैं भाई? 2:35 में से 10% आप माइनस करके एक्चुअल लेबर आर वर्क आप निकाल ही लेंगे। लेकिन ये जो एक्चुअल लेबर आर वर्क है, ये तो वो है जो कि हुए हैं। असल में होने कितने चाहिए थे? इस आउटपुट को बनाने के लिए आर कितने यूज होने चाहिए थे, ये कैसे निकालेंगे आप? ये कैसे निकालेंगे सर? वो जो कन्वर्जन वाला होता है ना इक्विवेलेंट यूनिट का, वो असल में ये चीज होती है, वो असल में ये चीज होती है कि इस आउटपुट को बनाने के लिए आर्स कितने चाहिए, और इसके अंदर 1.2 वाला एलिमेंट ना ऑलरेडी शामिल होगा। ऐसा नहीं है। अब यहां पे ये देखें, ये जो मैंने हरकत किया ना, ये भी मैंने लिखी हुई थी जान के, ये करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका ये आंसर आ जाता है ना, ये आंसर, ये आपकी इस पूरी चीज का आंसर होता है भाई। ये इस चीज को ऑलरेडी एक्युमुलेट कर देता है अपने अंदर। तो इसीलिए जब आपको सवाल में ये 1.2 जैसा नजर आ रहा है, 1.2, ये 1.2 जो है, आपने दोबारा, ऐसा नहीं है कि आप यहां से इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालें और 1.2 को यहां पे लाके तो मल्टीप्लाई दोबारा से कर दें। सर वो ऑलरेडी जो आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाला ना, वो इस चीज को ऑलरेडी एक्युमुलेट कर रहा है अपने अंदर।
ओके वो ऑलरेडी आपको बता रहा है कि जो एक्चुअल आउटपुट है उसके लिए इतने आवर्स होने चाहिए थे। वो आपको एक्चुअल आउटपुट निकाल के नहीं दे रहा, वो आपको आवर्स निकाल के दे रहा है कि इतने होने चाहिए थे। तो वो बेसिकली इसको बोलते हैं ना स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट या स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। असल में ये वो चीज है जो कि शुरू में मैंने आपको कहा था कि भाई ऐसे फॉर्मूला ना पढ़ें, आप इसको तोड़ के पढ़ें। तो जब आप इसको पढ़ते हैं ना स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट या स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, असल में वो ये चीज आपको बता रहा होता है। तो ठीक है मेरे भाई, अब इधर आइए, यहां पे तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बारे में काफी बात करनी पड़ेगी। तो बोले जी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 80% कंप्लीट था, बोले तो इसका मतलब है बकाया 20%। कितना बना जी? 25,000 का 5,000, ये तो पूरे का पूरा 175 ही आएगा। ये कितने परसेंट कंप्लीट है जी? कितना? 60%। तो 35,000 का 60%, सॉरी 21,000 पूरा। और एबनॉर्मल लॉस 70 के 75, 1700 का 75% बताएं। 1275। बोले 202,275। ठहरे एक सेकंड, ठहरे जरा। 202,275, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके ओके, सॉरी। हम निकालना होगा एक्चुअल आउटपुट। ये जो बात मैंने आपको बताई है ना, इसको कंट्रोल जी करें, इस बात को कंट्रोल जी करें। अब बात को जरा दोबारा समझिए। इक्विवेलेंट यूनिट्स, बात को जरा दोबारा सुनिएगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स, मुझे बताइए ये जो मेरे पास 202 275 निकले हैं, ये मेरे पास आर्स हैं कि क्या चीज है? ये मेरे पास यूनिट्स हैं। मैंने आपको भी गलत बात एक बोल दी थी, और वो बात मैंने आपको ये बोल दी थी कि ये आर्स निकलते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे यूनिट्स हैं, ठीक है, दीज आर द यूनिट्स। तो ये जो यूनिट्स हैं हमारे, ये आर्स नहीं है। क्लियर होगी बात? इसका मतलब है कि ये जो 202 275 है, अगर ये यूनिट्स है तो आपको इसको आर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उस वक्त जो मैंने आपको बात बताई थी वो सही नहीं थी, ये अब वाली बात सही है। वो जब एक्चुअली वो निकले ना, तो तब मुझे लगा कि नहीं ये गलती हुई है कुछ। तो 202 275 जो हमारे निकले हैं, दीज आर दी यूनिट्स, क्योंकि इसमें हम यूनिट्स निकाल रहे होते हैं, इसमें हम आर्स नहीं निकाल रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको यहां पे इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो माजरत इसके लिए आप इसको यहां पे पूरे को लिखेंगे 202 275 मल्टीप्लाई बाय 1.2। तो ये बात अब आपकी जो है ना वो कन्वर्जन में आ जाएगी। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है ये यूनिट्स में आ रहा है, ये इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल रहे हैं आप, ये आर्स नहीं हो सकते। ओके, तो खुदा के बंदों सवाल ही कर लिया करो सर, ऊपर यूनिट्स लिखा हुआ नीचे आर्स, कैसे क्या कह रहे हैं? फजूल बातें ना किया करें हमारे साथ, आगे पीछे तो बड़ी फजूल बातें करते हैं। अब यहाँ पे जब मैं फजूल बात करूँ तो रोकते नहीं है। बोले जी, एनीवेज छोड़ें, बताइए कितना है ये? और ये तो ये देखिए इधर ही वर्किंग कर लेते हैं। 235 इंटू 0.9 कर दूं इसको, 10% आइडल टाइम बीच में से निकाल दूं, एक्चुअल और वर्क डी आ जाएगा। और बोलिए, लें जी बताएं। 124, ये पूरे को सॉल्व करके 124,492 यूं है यार, ये सही है, ये चेक कर लें एक दफा। इतना ज्यादा 12 मिलियन नहीं हो सकता भाई। 124,92 एडवर्स ही होना है, अच्छा फेवरेबल, माशाल्लाह। तो ये भाई वर्किंग 2 और ये भी वर्किंग 2।
आइडल टाइम कैसे निकालेंगे? आइडल टाइम वेरिएंस पे निकालना पड़ेगा ना, क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल लेबर आर वर्कड इनटू, वैसे आगे ना आपको खुद कहना चाहिए सर, आगे सवाल खुद कर लेंगे, पर नहीं, अब सवाल में रहा ही कुछ नहीं। लेबर आर पेड इनटू, सॉल्व करके बताएं, खुद ही वैल्यूज डालें, पता है आपको, खुद ही कैलकुलेट करके बताएं कितना है जी लेबर आर, वर्क कितने हैं, ये लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है, और पेड कितने हैं वो ऊपर लिखा हुआ है 235, तो आंसर आ जाएगा, बताइए 9,40,000। कभी अच्छी बात नहीं करेगा मेरा भाई, लिख दूं वैल्यूज का, समझ आ गई है, बस शुक्र है। अभी वो आखिरी पास्ट पेपर का वो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी वाला सवाल रहता है ना, हाँ वो भी करते हैं इसके बाद, फिर ये रिसेंट पास्ट पेपर तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पिछले जो पास्ट पेपर 2 आए हुए हैं, ये वैसे कैसा लगा था आपको ये पास्ट पेपर, ये वाला आसान था ना? पिछले पास्ट पेपर भी ऐसे ही हैं, एक एक दो दो सवाल होते हैं उसके अंदर जो थोड़े से टफ टाइम देते हैं, जैसे इसमें आपको किस तरह टफ टाइम दिया होगा, कि ये वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंटरी वाला सवाल था, या वो दूसरे वाला सवाल था ईओक्यू वाला, वो थोड़ा है था वैसे आसान, वो मुश्किल नहीं था, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था, बस अंग्रेजी का थोड़ा सा इशू है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। तो बाकी भी जो पिछले 2, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि यार एक दफा आप देख लें, उसकी वजह यह है कि उसमें तकरीबन तकरीबन अगर 9 सवाल, दोनों में 9 सवाल है, वो कोई 6 या 7 सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत ही आसान है, और वो लिटरली जब आप एक दफा उसको देखेंगे ना, वो आप कहेंगे इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यार एक दफा देख लें, आपकी अपनी तसल्ली हो जाएगी, आप खुद कहेंगे सर इसकी जरूरत नहीं है। जो बाकी 2 सवाल हैं, जो 1-2 सवाल 3 सवाल जिनमें भी मसला होगा, वो हम क्लास में सॉल्व करेंगे, और मैंने कराने हैं, वो जो अगले 3-4 दिन रहेंगे उसमें मैंने कराने हैं सॉल्व, वो मुझे पता है कि मैंने कराने हैं वो। हाँ टेस्ट वो भी यार 2-3 सवाल हैं, वो वाले को इतना ज्यादा है भी नहीं, तो टेस्ट तो हमने कल से इंशाल्लाह डिस्कस करनी है सारे, तो कल का मेन मकसद हमारा यही है, टेस्ट डिस्कस करना और वो जो 2-3 सवाल रह गए वो करना। यार अभी मैं इस तरह भूल गया हूँ मैं देखूंगा तो बताऊंगा। दोस्त ये देख रहा है मेरा भाई, पता नहीं किस में कितनी दफा 62,000 आया हुआ है। ये जो दूसरा सवाल था उसका, उसमें 62,000 का स्टॉक कैसे आया हुआ है? चलें अभी इसके बाद खोलते हैं पेपर तो देखते हैं। ले जी, वेरिएबल वेरिएंस, हाँ जी वेरिएबल रेट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? और बोले, हाँ जी वेरिएबल एफओएच रेट वेरिएंस, सर वेरिएबल का नहीं निकालना, बोले हाँ जी, क्या फॉर्मूला है जी? एक्चुअल लेबर आर, भाई इसमें वर्क आते हैं हमेशा, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच रेट पर लेबर आर माइनस एक्चुअल लेबर आर वर्क मल्टीप्लाई बाय। अब इस फॉर्मूले में सिर्फ स्टैंडर्ड रेट निकालने का मसला है आपको, ओके? मुझे बताइए उसने सवाल में एफओएच के बारे में क्या बताया हुआ है? उसने सवाल में एफओएच के बारे में बताया हुआ है कि 150% हमारे क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। मुझे बताइए लेबर का रेट क्या है, स्टैंडर्ड लेबर रेट क्या है? 40, स्टैंडर्ड लेबर का रेट 40 है। अगर मैं एफओएच की बात करूं, वो कहता है इसका 150%, यानी कि इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ये 60 हो गया। अब ये 60 वेरिएबल है फिक्स है? ये टोटल है भाई, ये टोटल है।
इसका 40% उसने बता दिया वेरिएबल और 60% बता दिया फिक्स, तो गालिबन ये 24 और ये 36। अब पीछे कोई रह गया सवाल के अंदर? पीछे सवाल में कुछ रह गया कि नहीं? पीछे सवाल में कुछ भी नहीं रह गया भाई। बस अब आपके पास ये फॉर्मूला लिखें, इसके अंदर स्टैंडर्ड एफओएच रेट पर लेबर आवर आपके पास आ गया 24, सवाल सॉल्व है आपका। सिर्फ एक बात बताएं, एफओएच एफिशिएंसी वेरिएंस, एफओएच एफिशिएंसी वेरिएंस बोले, इसका फॉर्मूला लिखवाएं। ओ फिर फंस गए हम। एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड लेबर आवर पर यूनिट, वेरिएबल एफओएच रेट पर लेबर आवर माइनस एक्चुअल लेबर आवर वर्क स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच रेट पर लेबर आवर। आपके पास स्टैंडर्ड रेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास एक्चुअल लेबर आवर वर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? वेरिएबल एफओएच किस पे बेस कर रही होती हैं? लेबर के ऊपर, तो सर यही आएगा ना, 202,275 और ये तो 1.2 आपको पता ही है। बात समझ आ गई? बाकी सवाल आगे वैसे ही, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेरिएबल एफओएच आपको पता है और इवन फिक्स्ड एफओएच आपको पता है, जितने भी ओवरहेड्स हैं वो लेबर आवर की बेस पे चल रहे होते हैं। तो बस ये दो काम करें, आगे सारी वैल्यूज आपके पास हैं। ये वेरिएंस भी हो गया। फिक्स में क्या करेंगे? फिक्स में क्या करेंगे भाई? सबसे पहले बताएं फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है? बजटेड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच। एक्चुअल एफओएच तो सवाल में मौजूद है, उसने लिखे हुए कितने? 11,250 के लिखे हुए। बजटेड कैसे निकलेंगे मेरे दोस्त? 2,50,000 यूनिट्स और इंटू 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 क्या? इंटू 36। अल्लाह भला करे आप लोगों का। ये जो आपने निकाला है एब्जॉर्प्शन रेट ही निकाला हुआ ना ये, तो बस ठीक है, 2.5 लाख इंटू 36। ठीक है जी। तो ये सवाल भाई इस तरीके से होगा। तो मेरे ख्याल में जो मेन काम था इस सवाल के अंदर वो तो आपको समझ आ गया। अब आपको देंगे जी हम घर का काम, ये तो था जमात का काम। आप लोग आइए, अब तो वैसे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। ये वेरिएंसेस बस एडलेस करने जी, बनाना टेंशन क्यों देता है यार, मुझे डरा देता है भाई। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। क्वेश्चन 6 पे आइए, क्वेश्चन 6 पे आइए जी, पेज 584 नजर आ रहा है आपको? क्वेश्चन 6, MZ Limited manufactures a single product X and uses standard marginal costing system. The standard cost card of product X is as follows. उसने आपको standard cost card दिया हुआ है। करना क्या है जी? वेरिएंसेस निकालने हैं, लेकिन फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशंस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2018। 55,000 यूनिट्स वर पुट इनटू प्रोसेस, 1,500 वर लॉस्ट इन प्रोसेस विच वाज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल लॉस। प्रोसेस लॉसेस अकर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब है मटेरियल भी सारा जाया और लेबर भी सारी जाया। 698 kg of material was purchased. Material is added at the start of the process and conveyance costs are incurred evenly throughout the process. Okay. 7,55,000 were work, fixed production, inventory balances were as under. रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस पता नहीं क्यों दे दिया है, पता नहीं 60% कन्वर्जन क्यों दी हुई है, पता नहीं 80% कन्वर्जन क्यों दी है, पता नहीं FIFO मेथड क्यों बोला। कुछ समझ आ रही है बात की? बोले शायद ये इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने के लिए आपको डाटा दिया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल वेरिएंस में प्राइस वेरिएंस तो नॉर्मल तरीके से निकलेगा, लेकिन जब आप क्वांटिटी वेरिएंस पे आएंगे तो आप एक्चुअल आउटपुट में फंसेंगे आके, और वो आपको कहां से मिलेगी? वो आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से मिलेगी। तो मेरे ख्याल में आप सवाल सीधे हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे सवाल सीधे हैं, अब आप ये बड़े आराम से सवाल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 करके आइएगा आप। ठीक है जी, बल्कि अब तो आप इस चैप्टर के सारे सवाल जो रह गए वो कर सकते हैं जिनमें प्रोसेस कॉस्टिंग शामिल है। ठीक है, इसमें बस एक पॉइंट रह गया भाई, कब
अगर परचेज क्वांटिटी कब लेनी है और कंज्यूम क्वांटिटी कब लेनी है, वो पॉइंट अभी भी मेरे पे उधार है बस, ठीक है, वो मैंने आपको बताना है भाई, मैं ओन कर रहा हूं दोस्त। क्या हुआ? आइए जी, वो जो आखिरी सवाल रह गया था हमारा पास्ट पेपर का, वो भी देख लेते हैं। आपके पास आखिरी 2 अटेम्प्ट्स के सवाल है, सितंबर और उसके नहीं है, नहीं है सवाल, कमाल करते हो जी। कोई बात नहीं, आपको दिखा दिए जाते हैं। अहमद भाई जरा ऑन कीजिएगा पीछे से प्रोजेक्टर, बल्कि ठहरे मैं जरा निकाल तो लूं सवाल, ऑन कर दें इसको फिलहाल। आप लोग नोट तो कर लेना जल्दी से, आपको जरा आखिरी 2 अटेम्प्ट के सवाल तो दिखाए जाए, क्वेश्चन पेपर तो दिखा दूं ना, पता तो लगे है क्या उसके अंदर, जो डर रहे हैं कि पता नहीं सर ने क्या ऑनलाइन अपलोड कर दिया। देखें तो सही ऑनलाइन अपलोड क्या किया हमने। कोई बात नहीं, अगर टाइम नहीं बचेगा तो ये सवाल कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, जब तक तैयारी नहीं होगी आपको भेजेंगे ही घर। अमेरिका तो आज वैसे ही बड़ा परेशान परेशान लग रहा है। क्या हो गया मेरे दोस्त, क्यों परेशान हुआ है? ये कोई टेंशन है इसको, आज ये गायब दिमाग हुआ है आज ये। हाँ, क्या परेशानी है मेरे दोस्त? कुछ नहीं सर। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन फैकल्टी रूम आफ्टर क्लास। ओके अमेरिका? वजह? ओ यार, मतलब तुम ठहर जाओ, इधर एक सवाल फंसे में, तुम्हें टेंशन पड़ गई है। ये आ गया जी आपका। यार एक तो ये आप लोगों की स्प्रिंग ऑटम से मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, पता नहीं स्प्रिंग कौन सी है तो ऑटम कौन सी है। स्प्रिंग बाहर होती है ना, और ये फरवरी में आती है। अच्छा, आपकी कौन सी बात, पेपर में कौन सी बात, अजीब। पेपर में तो खजा ही खजा होती है, बल्कि अंधेरी आ जाती है कभी कभार तो। क्या ख्याल है, तूफान ही होता है, पता नहीं कौन सा स्प्रिंग। क्या प्रोजेक्टर ऑन हो गया? आइए अमेरिका देखते हैं, सॉरी अमेरिका देखते हैं, नहीं अमेरिका सवाल देखते हैं। पहले मेरा भाई बाहर देखेगा कि खजा देखेगा? खजा देखेंगे, चले खजा देखते हैं भाई। अहमद भाई जरा थोड़ी सी रोशनी जिंदगी से निकाल दी जाए, बल्कि मैं खुद निकालता हूँ रोशनियां, अंधेरे करते हैं इनकी जिंदगियों में। जी मेरे भाई, ओ यार ठीक है भाई। ले जी, ये सानेहा कब, ये दुर्घटना कब पेश आई? ये 8 सितंबर को सुबह 9 बजे पेश आई। नजर आ रहा है सही से? ओके, लाइट और कम करने की जरूरत तो नहीं है। ले जी, 3 घंटे 15 मिनट रीडने हैं, सारी बातें आपको बताएं। 9 सवाल और काला पेन। ओके ले है, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया सवाल। Centaurus Limited is engaged in the business of manufacture and supply of leather jackets. Presently, CL manufacture 30,000 jackets per month. Following information is available for the month of August. करना क्या है जी? Evaluate the above options and advise the most beneficial option. चलें जी देखते हैं। Skilled worker, standard monthly hours per worker, standard hour per unit, normal, overtime, variable. In order to reduce conversion cost, CL's management is evaluating the following 2 wage incentive plan. इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम। पीस वेज आपको पता है कि क्या होता है? यूनिट्स की बेस पे जो पेमेंट होती है, एट द रेट ऑफ 500 पर यूनिट। दिस इज एक्सपेक्टेड टू मेक वर्कर्स 15% मोर एफिशिएंट। हाँ जी, क्या होगा इसमें? आपका जो नॉर्मल टाइम लगता होगा, आप उस टाइम में 15% की बचत करेंगे, और जब 15% की बचत करेंगे तो इसका मतलब है कि आर्ज आपके कम लगेंगे, और जो भी आपका यूनिट है आप उसके हिसाब से पेमेंट कर देंगे। Introduce a bonus of ₹50 per unit if a unit is completed within 90% of the standard time. It is expected that after introduction of bonus, 70% units will be completed within 90% of standard time. तो जितने यूनिट्स पे कम वक्त लग रहा है उस पे आप इनको बोनस पे कर देंगे। दोनों में से जो आपकी कॉस्ट कम होगी वो आप उसको कंसिडर कर लेंगे। ये सवाल बिल्कुल एक एवरेज सवाल है, ना ये कोई बहुत मुश्किल है, ना ये कोई बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसको कंसिडरेशन से देखेंगे तो सवाल बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये लेबर का सवाल है भाई, डायरेक्ट लेबर कॉस्टिंग वाले चैप्टर से आया हुआ।
ये भी शुरू होते खत्म हो गया, ये मजाक कर रहा है आपके साथ। Sechin Limited imports raw material M1 for manufacturing of its products. Following data relating to M1 has been extracted from the SL record. Maximum, minimum, average, maximum lead time, minimum lead time. Briefly explain the meaning of lead time and stock out cost. ये दोनों आपको पता है, time taken by the supplier to deliver the products lead time, और stock out cost आपको पता है, अगर आपके पास stock ना हो तो उसकी वजह से जो आपका contribution loss होता है उसको बोलते हैं। Compute the following with brief why is it necessary to maintain these level, reorder level, मैक्सिमम सेफ्टी। ये फॉर्मूलाज हैं भाई इन तीनों के फॉर्मूलाज आपको चैप्टर 2 में इन्वेंटरी मैनेजमेंट में बताए गए। तो मेरे ख्याल में अगर आपको बता दिए जाए, पता ही होंगे आपको, तो ये वैल्यूज प्लेस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अमरीका बताओ, क्या ये सवाल मेरा क्लास में कराना ठीक है, या अगर आप इसको वो देख लोगे तो बात समझ आ जाएगी? बस इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि एक दफ़ा देख लें, लेकिन चूंकि मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, आप लोग भी थोड़े परेशान लग रहे थे, सो दैट्स व्हाई आई थॉट आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि ये वो सवाल हैं जिनका जिक्र वहां पे हो रहा है। आगे चलिए। यार ये करना क्या चाह रहे हैं हमारे साथ? ये कभी प्लूटो ले आता है, कभी सैचन ले आता है। एनीवेज, फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट्स ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर दे वुड इंडिपेंडेंटली ओ तेरी यार अंडर ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड का सवाल आ गया। ये तो हर चैप्टर में से सवाल आ रहा है भाई। कंप्यूट द बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ प्रायर ईयर एंड करंट ईयर, पिछले साल का भी और इस साल का भी। एज्यूम दैट देयर आर नो अदर इंक्रीज फिक्स्ड ओवरहेड्स। पढ़ते हैं सवाल। मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट ZAA एंड ऑपरेट्स एट अ नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है नॉर्मल कैपेसिटी से? पहली प्रायोरिटी किसकी होती है? नॉर्मल कैपेसिटी की। दूसरी प्रायोरिटी बजटेड की, और तीसरी एक्चुअल की। तो नॉर्मल उसने दे दिया और ये 90% है। PL यूजेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड टू मैनेज इट्स कॉस्ट। समझ आ गई, फिक्स्ड ओवरहेड शामिल करने हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई, अंडर एब्जॉर्ब्ड आ गए, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सर ये रिवर्स बाय कैलकुलेशन का सवाल है, ओके? और ये पिछले साल का रिकॉर्ड है भाई, ओके? PL has a policy of revising its fixed overhead absorption rate for each year on the basis of prior year actual fixed overheads। क्या मतलब है इसका? सर पिछले साल के ओवरहेड्स आप ये वर्क बैक करके निकालेंगे, ओके? एब्जॉर्प्शन रेट है, एक्चुअल प्रोडक्शन है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है। हमने एक सवाल आपको, मैंने टेस्ट में भी एक सवाल दिया था, आपको याद है? आप अंडर एब्जॉर्ब से वापस जाएंगे और सबसे ऊपर आप चले जाएंगे और आप देख लेंगे कि पिछले साल के बजटेड कितने थे। फॉर्मूला क्या होता है? एब्जॉर्प्शन रेट फिक्स्ड ओवरहेड्स ओवर कैपेसिटी 45,000, ऐसे ही होता है। अब आपके पास एब्जॉर्प्शन रेट भी है और आपके पास वो बजटेड ओवरहेड्स नहीं होंगे। आप वर्क बैक करके सारा काम करेंगे पिछले साल का, ओके? अगले साल वो कहता है revising its fixed overhead absorption rate for each year on the basis of prior year actual overheads। सर पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं भाई? वो ही तो निकालने हैं, और जब आप वो निकालेंगे तो अगले साल के बजटेड ओवरहेड्स वही बन जाएंगे और उसकी बेस पे अगले साल का एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा और अगले साल की फिर वही सारी कार्रवाई करके तो आप अंडर ओवर निकाल लेंगे। तो ये तो सवाल था भाई, तो इस सवाल में कोई प्रॉब्लम? बाकी उसने नीचे दिया हुआ है अगले साल में क्या चेंजेस होंगी ड्यूरिंग द करंट ईयर, इस साल की बात कर रहा है। फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस, देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू व्हिच PL यूटिलाइज्ड एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चरिंग। ये देखें 90% है भाई, 10% की गुंजाइश है अभी। तो इसका मतलब है शायद अगले साल 50,000 मशीन आवर्स पर एनम हो जाएंगे, ठीक है? तो एब्जॉर्प्शन रेट का डिनोमिनेटर हो सकता है चेंज हो जाए। फर्दर फैक्ट्री वर्कर्स वर पेड ओवर टाइम फॉर एडिशनल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द ईयर। शायद फिक्स्ड ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं, शायद जो पिछले साल के एस्टिमेटेड थे उसमें ये ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर में चेंज कर रहा है। द गवर्नमेंट अनाउंस एन इंक्रीज इन टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच इज इंक्रीज। 3 लाख से आपके ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे। ड्यू टू मैकेनिकल फॉल्ट देयर वाज अ मशीन ब्रेकडाउन व्हिच हैड टू बी रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट, PL रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट द मशीन ब्रेकडाउन। शायद 3 में से 2.8 माइनस करके बकाया 0.2 ये भी आपके ओवरहेड्स में ऐड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर रिवाइज हो रहा है, डिनोमिनेटर पहले रिवाइज हो गया, तो एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। कुछ बात समझ आ रही है? तो एक्चुअल ओवरहेड्स का भी डाटा आपको यहाँ पे गिवन है। कुछ बात समझ आ रही है? बोले नहीं? तो आपने पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड्स को इस साल एस्टिमेट करके एब्जॉर्प्शन रेट निकाल दिया। उसके बाद ये कुछ तब्दीलियां हुई जिसकी वजह से आपके एक्चुअल ओवरहेड्स चेंज हो गए। तो एक्चुअल ओवरहेड्स के साथ कंपेयर करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करवाएंगे, अंडर ओवर निकाल लेंगे। ये सवाल भी ना देख के बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस सवाल में प्रॉब्लम होगी ना मैं आपको खुद बता दूंगा। लिस्ट एनी 2 एग्जांपल ऑफ बेसिस। सर 2? हमें तो कितनी 9 आती हैं, 9 आती हैं, कर लेंगे हम। बेसिस क्या होती हैं जी? सैयारों के नाम बता रहे हैं,
फिर ओवरहेड का सवाल, कंप्यूट द रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओ तेरी है दोस्त, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम तो ओवरहेड्स का चैप्टर ही छोड़ गए थे। Venus Limited is a manufacturer of consumer goods. Below are the details related to overheads of its production department. Total machine hours available, machine maintenance hour, department overhead absorption rate. The management of VL has decided to replace one of its existing machine. ये सवाल जो है ना, ये थोड़ा सा जरा एक स्टेप ऊपर है, ये मैं मानता हूं। तो ये सवाल आप देखिएगा, नहीं समझ आएगा मुझे बताइएगा, मैं क्लास में करा दूंगा। ठीक होगी बात? तो ये एक स्टेप ऊपर वाला सवाल है, तो अगर ना समझ आया तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। जो नहीं आएगा ना वो मैं आपको बता दूंगा, वो बस आगे आने वाला है। वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। नहीं, ये वाला नहीं है। EOQ क्या मारना चाहिए आपको? ये देख के क्या मारना चाहिए आपको? Galaxy Limited is engaged in trading various consumer goods including Star One, for which demand is evenly distributed throughout the year. The present supply offers a bulk purchase discount of 5% on all orders of 20,000 units and above, which GL has been availing. हम अभी अवेल कर रहे हैं। Due to availing the bulk discount, the normal transit loss has been increased from 3% to 4%. याद है इनपुट क्वांटिटी चेंज करते थे? GL is currently evaluating to adopt EOQ, which would reduce the transit loss to 3%. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, एवरेज एनुअल डिमांड, लेकिन ये 120 है भाई, ये रिक्वायर्ड है। इसमें ट्रांजिट लॉस शामिल नहीं है। ज्यादा मंगवाएंगे तो 120 पहुंचेगा ना, क्या ख्याल है? तो आपने 3% इसमें ग्रॉसअप करना है। ओके, तो आपके पास टोटल एनुअल डिमांड आ जाएगी। सेफ्टी स्टॉक क्यों दे रहा है? ये तो EOQ में चाहिए नहीं होता सर। वो 7 कैलकुलेशन जो बनेगी, याद है EOQ के साथ डिस्काउंट के साथ वो जो काम हम करते थे वहां पे, वो होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए होता है ये भाई। पर यूनिट परचेस कॉस्ट, ये तो एंड वाला पॉइंट होता है, कितने का खरीदेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एवरेज एनुअल होल्डिंग। सर प्लेट में रख के 10 नंबर प्लेट में रख के। क्या है इस सवाल में ऐसा जो आपको नहीं आता? कोई है मुश्किल? कुछ मुश्किल नहीं है। वो 7 स्टेप्स की वर्किंग आपको पता है। डिस्काउंट और EOQ का आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है? जो कम होगी कॉस्ट वो आपने कर लेनी है। और सिर्फ कहानी ये लॉस पे घूमती है, बल्कि मेरे ख्याल में EOQ ही बेहतर आएगा। भला क्यों? क्योंकि यहां पे आपको 1% लॉस जो है ना वो क्या हो रहा है, एक तो कम हो रहा है। हाँ डिस्काउंट है, सॉरी डिस्काउंट है ऊपर, वो डिस्काउंट EOQ में डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आप EOQ कैलकुलेट करेंगे ना वो 20,000 यूनिट से कम होगा, उस पर डिस्काउंट मिलेगा नहीं आपको। बात समझ आ रही है? तो बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल में। अजीब बात करते हैं। फिर एक सयारा आ गया यार, ये 2-2 लाइनों के सवाल यार, मतलब कोई ये सीए का सवाल है, ये सीए का पेपर है। अजीब लोग हैं यार। आपकी ये बात पे ना एक गुस्सा खा गया, उसने कहा पहुंचाता हूं मार्च पे भी आप लोगों को, आए जरा चलें जरा मार्च पे। ओ तेरी खैर, 16 नंबर का सवाल, आओ ना जरा हूं, आते हैं मार्च पे भी, जरा हम यूरेनस की सैर तो करें। ये मुझे लग रहा है सीवीपी का सवाल है। कंप्यूट द एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है? 2 प्रोडक्ट्स हैं, मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी है भाई। बोले अब बोले, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, CS रेशियो। डायरेक्ट आप उसमें पहुंचेंगे। सजेशन भी कह रहा है कि क्या हमें सजेशन पे जाना चाहिए? इतने सवाल में सजेशंस भी हैं भाई। सेल वॉल्यूम दोनों का गिवन है, शायद आपको यहां से बैच की रेशो मिल जाए, शायद। याद है कुछ बैच रेशो में सारी बातें हुई थी कि जब आप मल्टी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा एक रेशो में सेल होगी, यही बात की थी ना हमने। तो शायद वो रेशो आपकी यहां से निकला है। सेलिंग प्राइस दे दी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसने आपको प्लेट में रख के दे दिया, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, पता नहीं कौन से कंसीडर करने हैं। शायद तो हम हेड ऑफिस वाले कंसीडर ही नहीं करेंगे, शायद सिर्फ फैक्ट्री वाले करेंगे, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इस 4.5 की तो कोई जगह नहीं है। ऐसे ही है ना? क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे भाई? हम तो फैक्ट्री की बात करते हैं सर, सीवीपी में सारी बात करते हैं। याद है कुछ के भूल गए हैं? सीवीपी में सारी बात करते हैं, तो दोनों कंसीडर होंगी भाई। तो फिक्स कॉस्ट तो उसने आपको दे दी। यूएल्स फाइनेंस डायरेक्टर हैज सजेस्टेड द सेल्स ऑफ X1 कैन बी इंक्रीज बाय स्पेंडिंग
इतने ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस बाय इतने. सेल वॉल्यूम ऑफ X1 इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20% एज अ रिजल्ट ऑफ अडॉप्टिंग हिज सजेशन. ये पार्ट बी है भाई, ये पार्ट बी है. तो फिलहाल आप ब्रेक इवन सेल्स निकालें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालें. एग्जिस्टिंग की बात की हुई है उसने. तो इतना डाटा टेबल का लेके आपको क्या करना है, आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने. तो मेरे ख्याल में इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मार्जिन ऑफ सेफ्टी याद रखिएगा यूनिट्स में निकालने. तो मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर तो आप एक काम करें कि अगर आप ब्रेक इवन यूनिट्स ही निकाल लें, शुरू में ब्रेक इवन यूनिट्स निकालें तो मसला हल हो जाएगा. ओके, मसला हल वहीं से हो जाएगा, क्योंकि इन इधर केस आपको निकालने तो है ही, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसने यूनिट्स में पूछा हुआ है, ब्रेक इवन से रेवेन्यू में पूछा हुआ है, तो आपको ब्रेक इवन यूनिट्स तो चाहिए चाहिए. तो इसलिए वहां से हुआ है ताकि आपका ये काम भी हो जाए. ओके होगी बात. ये सवाल भी आपका देख के हो जाएगा, लेकिन फिर भी भाई हाजिर है इधर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. मैं बस आपकी थोड़ी सी जरा ना आपको रिलैक्स करवा रहा हूं कि परेशान होने वाली बात नहीं है. ये कौन सा सवाल है? ऐसा सवाल कहीं किया था, कुछ देखा देखा लग रहा है. ओए होए होए मैन, आओ मार्स पे, आई कैप आओ, ऐसी की तैसी तुम्हारी मार्स पे लड़ाई करनी है, उधर आ जाओ. जॉइंट प्रोडक्ट्स याद है कुछ? बाय प्रोडक्ट, यही सवाल किया था कि मिलता जुलता किया था? यही सवाल किया था कि मिलता जुलता किया था भाई? ये सवाल तो नहीं था, मिलता जुलता था मेरे भाई, लेकिन चीजें तो यही थी. वो देखे दूसरे प्रोसेस में कुछ नहीं, वो देखे दूसरे प्रोसेस में कन्वर्जन क्या था. उसमें एक जो है दूसरे प्रोसेस में जाके क्या होता था, प्रोसेस होता था. अब देखे इसने, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है सवाल में वही एनआरवी मेथड हो और मेरे पास स्प्लिट ऑफ पॉइंट की एनआरवी ना हो, जैसे उस सवाल में था. किधर है, ढूंढो. ओह मैन, ये पकड़ा गया, और मेरा बटन खराब हो गया लैपटॉप का, और ये हो गया मेरे भाई, फिर खराब हो गया, नहीं, और फिर खराब हो गया, और नहीं, सही हो गया. क्या ख्याल है मेरे भाई, कुछ बात समझ आ रही है? तो सर कॉपी पेस्ट मेरे भाई. वो देखें ग्रेविटी में कन्वर्ट होगा, लाजमी कन्वर्ट होगा. ये देखें जीवन कन्वर्ट होगा ग्रेविटी में. इसकी उसने आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे वो दे दी प्राइस, जैसे उस सवाल में दी थी. ओके, इसकी नहीं दी, तो अगर इसकी नहीं दी तो इसकी दे दी, तो इसमें से दूसरे प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो माइनस करके पीछे ले आए. क्यों अमेरिका खुश हो गया? अब अमेरिका खुश हुआ है, अमेरिका मार्स पे जाके खुश हुआ है. बाकी बातें तो सर वही हैं, वही नॉर्मल लॉस की परसेंटेज, वही रिजेक्टेड क्वांटिटी. सर मैं कहता हूं कॉपी पेस्ट कर दिया उसने. नो लॉस इज इनकर्ड इन प्रोसेस बी, उसमें भी प्रोसेस बी में कोई लॉस नहीं था. सर रिपीट होते हैं सवाल, रिपीट होते हैं, 16 नंबर के सवाल रिपीट होते हैं. कोई तसल्ली हुई कि नहीं? तो भाई ने एवं सवाल नहीं कराया था आपको, भाई को पता था कि सवाल आगे भी हुआ है. भाई बड़े स्ट्रेटेजी से चलता है अमेरिका. तुम्हें क्या लगता है तुम ही लो जी नेपच्यून पे ले आया. अब ये सवाल क्या वो देख के नहीं, मैं कहता हूं देख के क्या आप जबानी कर सकते हैं सवाल. हम क्या ख्याल है अमेरिका आपको ही थोड़ा सा मुस्कुराया है, अमेरिका को जरा सुकून हुआ है, परेशान था मेरा भाई. ये किस चीज का सवाल है? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल यही रह गया था. ओ वेरियंस, ओ तेरी खैर, 19 नंबर का सवाल. कोई बात नहीं मेरे दोस्त, देखते हैं, हो सकता है ये हो सकता है ये पहले राउंड वाला हो, आखिरी राउंड की बलाना हो. नेपच्यून इज अगेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट लूनर एंड यूजेस स्टैंडर्ड. यार ये किसने बनाया? चांद पे बैठ के बनाया. एनएल हैज अ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इतने, वेयर एज इट ऑपरेट्स एट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ इतने. तो इसका मतलब है कि हम इसके 80% पे काम करते हैं. ओके, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट उसने आपको पूरी की पूरी दे दी, और इसके अंदर उसने बता दिया कि बजटेड फिक्स ओवरहेड 2 लाख के हैं. तो शायद ये वेरिएबल और फिक्स में अलग करने का तरीका है. सेल्स एंड प्रोडक्शन डाटा, बजटेड सेलिंग प्राइस, बजटेड सेल्स, एक्चुअल प्रोडक्शन. There was no inventory at the beginning of the month. 50,000 kg was purchased in order to veil actual material loss. Worker wages are increased. The increased worker efficiency, actual overheads. हाँ, ये सवाल भी शायद थोड़ा सा समझने वाला है. ये सवाल भी थोड़ा सा समझने वाला है, तो इसको देखिएगा. अगर आपको समझ आ गई तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा. अच्छा, ये भी मुझे ना आपने बताना है, मैं आपको बताऊं. हो सकता है कि उसके अंदर ना कोई क्वेश्चन मिसिंग हो डिस्कशन का, क्योंकि वो अक्सर क्वेश्चन ना कोई एक शायद थे, तो मुझे याद पड़ा है कोई 2-3 सवाल ऐसे थे जो मैंने नॉर्मल क्लासेस में डिस्कस किए थे, मतलब वो इस तरह टोटल नहीं किया था. तो अगर कोई ऐसा सवाल हो ना तो आपने मुझे बता देना है.
वो आपने मुझे बेशक मैसेज करके, अगर आज आप देख लेंगे, मैसेज करके बता दीजिएगा कि ये सवाल की डिस्कशन नहीं हुई, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सवाल आपने मुझे बताना है, 8वां सवाल। एक कौन सा सवाल था और कौन सा वाला सवाल हमने बात किया था ऊपर? सॉरी, क्वेश्चन 4। हाँ, क्वेश्चन 4 के बारे में आपने मुझे फीडबैक देना है और क्वेश्चन 8 के बारे में देना है। अब जुपिटर वाले आया, प्रोडक्ट वाइज प्लान फॉर इन हाउस एंड आउटसोर्सिंग। कौन सा सवाल है जी? डिसीजन मेकिंग, मेक और बाय डिसीजंस, मेक और बाय डिसीजंस। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। प्रोडक्शन सेल्स, मशीना जो चाहिए वो शायद लिमिटिंग फैक्टर का डाटा दे रहा है, ओके। सेलिंग प्राइस आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, शायद कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने का डाटा। इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए एक्सपोर्ट हाउस की सर्विसेज चाहिए, मंथली पेमेंट इतनी है। फर्स्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम, कहां से ऑर्डर आया? अमेरिका से ऑर्डर आ गया, एस्ट्रॉयल लिमिटेड। यार ये कौन है एस्ट्रॉयल? डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, नहीं जी शायद ये एक्सपोर्ट्स करनी ही करनी है, ओके ये एक्सपोर्ट्स करनी है। याद है ना मिनिमम प्रोडक्शन? इट इज एस्टिमेटेड दैट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल। अ टोल मैन्युफैक्चरर ऑफर्स टू प्रोड्यूस एक्सटर्नल आउटसोर्सिंग। आ गया डाटा, तो बस ठीक है, ये एक्सटर्नल का हो गया और इंटरनल का हो गया। कंपैरिजन करें, सवाल पूरा है आपका। हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा इसके अंदर? कहीं लिमिटिंग फैक्टर का जिक्र नहीं किया हुआ इसने, मेरे ख्याल में लिमिटिंग फैक्टर कोई भी नहीं है इसके अंदर, कोई लिमिटिंग फैक्टर की बात नहीं की हुई इसने। द मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू प्रोड्यूस लोकल ऑर्डर्स ऑन प्रायोरिटी। वो कह रहे हैं अमेरिका को मारो गोला, लोकल ऑर्डर्स पहले बनाओ, यही कह रहा है ना। वो कह रहे हैं अमेरिका को फारग, ओ ये वो था एब्सोल्युटली नॉट वाला, मिल गया हमें, मिल गया, ये एब्सोल्युटली नॉट वाला है। वो पकड़ो किसने बनाया पेपर, ये इसको भी वाले करो, ओके। तो भाईजान इसका मतलब ये है कि लोकल पहले बनाने हैं, एक्सपोर्ट्स को फारिग करना है, बेशक एक्सपोर्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन आए, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग प्लस इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो जारी बात है जब आप आउटसोर्स करेंगे तो आउटसोर्स करने में आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं ना लगेगी, क्या ख्याल है? नहीं लगेगी ना। तो बस आपकी इन हाउस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी, वहां से डाटा निकाल लें, और यहां पे ये कॉस्ट लगेगी, वहां से डाटा निकाल लें, बाकी दो वर्किंग्स आपकी बन जाएंगी। सारा सवाल वैसे ही है, कोई मुश्किल है इसमें? मेरे ख्याल में इसके अंदर सिर्फ 2 सवाल ऐसे हैं जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको देख के वो भी समझ आ जाएंगे, लेकिन फिर भी ना समझ आए तो भाई बैठे इधर, कोई मसला नहीं। आइए बाहरों पे। ओ यार 2 मिनट लगेंगे बस सर। 20 मिनट लगेंगे। अबे यार नहीं कुछ होता, देख ले यार। सर आज दूसरी क्लास की यार मेरा भाई, तू 2 मिनट है, ये 5 मिनट की बात है, मैंने वैसे डिस्कस नहीं करना, बस आपको थोड़ा गो थ्रू कराना है। हाँ जी, नाइजीरिया लिमिटेड एवरेज डिमांड सजेस्ट रीऑर्डर लेवल्स, ये किया हुआ सवाल याद है? 2 टेबल बनाते थे, एक रीऑर्डर लेवल, एवरेज डिमांड तो हम निकाल लेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके एवरेज डिमांड आ जाएगी, और 1600 केजी रख के वही आपने स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है, वही होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है, जहां पे वो पूरा टेबल बनाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बड़ा मजेदार सवाल है आइसक्रीम वाला, इसमें ना मुल्कों के नाम है, नाइजीरिया, डेनमार्क। ये बड़ा मजेदार सवाल है, ये सीवीपी का सवाल है, टारगेट नहीं सॉरी टारगेट कॉस्ट का सवाल है, आई एम सॉरी, टारगेट कॉस्ट का सवाल है। ये मैथमेटिक्स का सवाल है, ये मैं आपको बता दूं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन योगर्ट वुड आल्सो इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बाय 10%। वो 10% बढ़ा दो, वो इतने कर दो, वो इतने कर दो। तो ये मैथमेटिक्स का सवाल है, समझ लीजिएगा, समझ आ जाएगा, ना आएगा तो मैं बैठा हूं, लेकिन ये आपको समझ आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गया अर्जेंटीना, वेज प्लान वाला सवाल है, लेबर कॉस्टिंग का सवाल है, ये भी आपको समझ आ जाएगा, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 3 इसके अंदर ऑप्शंस हैं, एक एग्जिस्टिंग, एक ये वाली और एक दूसरे वाली, ओके। 3 ऑप्शंस है इसके अंदर, रॉ मटेरियल वेस्टेज हो जाएगा और फिनिश गुड रिजेक्शन रेट जो है वो, ये सवाल हमने किया नहीं था वैसे क्लास में, किया हुआ ना सवाल क्लास में, मुझे याद पड़ता है ये सवाल हमने क्लास में किया हुआ है। बहरहाल एनीवेज देख लीजिएगा इसको। रियो लिमिटेड, नेट प्रॉफिट पर मंथ एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज, ये सवाल मजेदार सवाल है और अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन 4 अच्छा सवाल है, रियो लिमिटेड, ठीक है। सीवीपी का सवाल है, इसके अंदर भी ना बड़ी मैथमेटिक्स शामिल है, मैथमेटिक्स बहुत शामिल है, बहुत उसने कंफ्यूज किया हुआ है, ना समझ आया तो बताइएगा, ओके। लेकिन ये मजेदार सवाल है, तो इस पेपर में अच्छे सवाल थे, 2 सवाल अच्छे थे इसके अंदर। कैलिफोर्निया, ओ तेरी का अमेरिका, तेरे शहर भी तेरे जैसे हैं, सॉरी तेरी रास्ते भी तेरे जैसी हैं। सर ये सवाल देख के कोई शर्मिंदगी हुई है? क्या है ये? सर्विस डिपार्टमेंट क्या है ये?
सर ये दोनों कौन सा सिनेरियो है? तीसरा, तीसरा बस ठीक है, इसको रीअपोर्शन करें और काम खत्म करें, कोई मुश्किल नहीं है, ये तो इजी सवाल है। आइए स्पेन में चलते हैं। ओ तेरी वेरिएंस का सवाल, एक्चुअल मटेरियल ऑफ वर्क बैक का सवाल है भाई, सारा सवाल वर्क बैक का है। देखिएगा, ना समझ आएगा भाई हाजिर है। ये तीसरा सवाल है इसका जो आपको प्रॉब्लम शायद कर दे। जिम्बाब्वे, इजी लेते हैं आप जिम्बाब्वे को। ठन 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 ठन। ओ तेरी खैर, गुस्सा कर गया जिम्बाब्वे। ये सवाल आपको इस डिस्कशन में नहीं मिलेगा, ये सवाल उस डिस्कशन में नहीं है, ये मैंने किसी और क्लास में कराया था, तो ये मैं करा दूंगा क्लास में। ओके, ये मैं क्लास में करा दूंगा आपको। कीनिया आ गया जी, जिम्बाब्वे ने, कीनिया ने कहा मैं पीछे रहूंगा। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। और आखिरी सवाल बीजिंग। हाँ सर, ये जो सवाल है ना, कुछ मसला नहीं है इसमें, ठीक है, ओके है। तो मेरे ख्याल में इस पेपर के अंदर एक सवाल तो है ही नहीं जिम्बाब्वे, वो तो मैंने कराना है। बाकी जो 3 सवाल है ना, वो डोनट वाला और आइसक्रीम वाला, वो आपने देख के बताने हैं कि वो आपको समझ आ गए। अव्वल तो समझ आ जाएंगे, अव्वल तो समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ मैथमेटिक्स है। कंफ्यूजन है, मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजन है, मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो कर लेंगे। यार ये जिम्बाब्वे वाला, ये डिसीजन मेकिंग का है, डिसीजन मेकिंग का सवाल है ये, ठीक है। सब कुछ ही है इसके अंदर मेरे दोस्त, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें ना बची हो, सब कुछ ही रह गया। ये देखो, मैं तो आपको हिंट दे देता हूँ, ये देखो, ये लर्निंग कर्व। ओके, फिर स्किल्ड लेबर भी आ गई, फिर इसके अंदर ये भी आ गया, रीसेल रेलेवेंट कॉस्टिंग भी आ गई, सब कुछ मिला जुला रुझान है इसके अंदर। ओके, तो अब मेरे भाई प्लान क्या है? प्लान ये है कि आपने ये दोनों पेपर देखने आज। ओके, एक हमारा रिसेंट का सवाल रह गया, हम वो करेंगे, जिम्बाब्वे वाला सवाल करेंगे। और एक मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग का अभी एक सवाल आपको कराना है, जिसमें सब्सिक्वेंट प्रोसेस की कॉस्ट आती है और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमारा एक कॉलम बनता है, वो बात मैंने भी आपको बतानी है। तो वो सवाल, ये 3-4 चीजें बस अब हमारी रह गई हैं, बाकी आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपने, अब कोई तसल्ली हुई आप लोगों को? जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि भाई एक दफा देख तो लें और आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, अब शायद आपको कोई थोड़ी तसल्ली हुई हो। और बाकी जो टेस्ट है हमारे, उसके सीधा सीधा सवाल वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।